सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज जब मैं ये प्रेस वार्ता कर रहा हूं तो उन परिस्थितियों में कर रहा हूं जब पूरा देश दहशत में, डर में, भय में आतंकित है, डरा हुआ है और परेशान है, विचलित है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में यह हालत है सुरक्षा की कि एयरलाइंस को उड़ाने की धमकी मिल रही है और एक एक साथ 50-50 फ्लाइट्स उड़ाने की धमकी मिल रही है। मंदिरों को उड़ाने की धमकी मिल रही है, स्कूलों को उड़ाने की धमकी मिल रही है, बम से उड़ा देंगे, बर्बाद कर देंगे, धमकी मिल रही है। अब जो एयरपोर्ट पे जाने वाला यात्री है या एयरलाइंस से जाने वाला यात्री है एक जगह से दूसरी जगह, उसके मन में भय बैठा हुआ है कब कौन सा जहाज बम से उड़ा दिया जाए, क्योंकि मैंने देखा पार्लियामेंट तक सुरक्षित नहीं है। धमकी देके देश की संसद में नरेंद्र मोदी जी के ही कार्यकाल में कुछ नौजवान जिनके मुद्दे थे अपने, वो घुस गए संसद में। वो ठीक बात है कि उनका कोई बम ऐसा नहीं था कि वो किसी को हानि पहुंचाए, लेकिन वहां पर जो सुरक्षा की चूक हुई वो चिंताजनक है देश की संसद के अंदर। और अब मैं सिलसिलेवार करके बता रहा हूं आपको। अगस्त 2024 को एयर इंडिया का जहाज उड़ाने की धमकी दी गई। 1 सितंबर 2024 को इंडिगो का जहाज जबलपुर से हैदराबाद जाने वाला, उसको उड़ाने की धमकी दी गई। 4 सितंबर 2024 को एयर इंडिया का जहाज दिल्ली से विशाखापट्टनम, उसको उड़ाने की धमकी दी गई। 6 सितंबर 2024 को विस्तारा एयरलाइंस का हवाई जहाज, उसको बम से उड़ाने की धमकी दी गई। 15 अक्टूबर 2024 को एयर इंडिया की फ्लाइट को, एयर इंडिया के जहाज को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। 17 अक्टूबर 2024 को एयर आकाशा, एयर इंडिया, स्पाइस जेट, इंडिगो, इन जहाजों को उड़ाने की, बम से उड़ाने की धमकी दी गई। 21 अक्टूबर 2024 को एयर इंडिया, विस्तारा, स्पाइस जेट, इंडिगो की जहाज उड़ाने की धमकी दी गई। इसी प्रकार से 24 अक्टूबर को एयर इंडिया का जहाज उड़ाने की धमकी दी गई और 27 अक्टूबर को 50 जहाज उड़ाने की धमकी दी गई। 50 फ्लाइट्स, एक साथ 50 जहाजों को उड़ाने की धमकी दी गई, बम से उड़ाने की धमकी दी गई। यह क्या हो रहा है इस देश के अंदर? दिल्ली से इस्तांबुल, जद्दा से मुंबई, गोवा से अहमदाबाद, बेंगलुरु से झारसुगुड़ा, अमृतसर से अहमदाबाद, कोलकाता से पुणे, हैदराबाद से बागडोगरा, दिल्ली से बेंगलुरु, ये तमाम फ्लाइट्स हैं। आकाशा एयर, विस्तारा, इन सब को उड़ाने की धमकी दी गई, ये 27 अक्टूबर को। और फिर 28 अक्टूबर को इंडिगो की, एयर इंडिया की, विस्तारा की 60 जहाजों को उड़ाने की धमकी दी गई, बम से उड़ाने की धमकी दी गई। इतना ही नहीं, वो मंदिर जिनको बम से उड़ाने की धमकी दी गई, 28 अक्टूबर को 2024 को स्कॉन
तिरुपति आंध्र प्रदेश बम से उड़ाने की धमकी दी गई। 24 अक्टूबर को मध्य प्रदेश में 2 मंदिर उड़ाने की धमकी दी गई। 24 अक्टूबर को ही महाकालेश्वर उज्जैन, वहां पर बम से मंदिर को उड़ाने की धमकी दी गई। और 6 जुलाई 2024 को प्रेम मंदिर वृंदावन उत्तर प्रदेश में उसको उड़ाने की धमकी दी गई। तो हवाई जहाजों को अलग अलग एयरलाइंस के उसको उड़ाने की धमकी दी जा रही है, बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही है। मंदिर जहां पे लोग बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान के चरणों में आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए जाते हैं, प्रभु का आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं, वो मंदिर उड़ाने की धमकी दी जा रही है। इसके अलावा छोटे छोटे बच्चे जहां पढ़ते हैं स्कूलों में, वो स्कूल बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही है। अब ये 28 अक्टूबर को, और ये अचानक बढ़ा है, देखिए आप, एनएस मैट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी स्कूल, ये चेन्नई में 2 स्कूल हैं जिनको बम से उड़ाने की धमकी दी गई। 21 अक्टूबर को सीआरपीएफ स्कूल है दिल्ली का रोहिणी और हैदराबाद में, सीआरपीएफ स्कूल्स को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। 15 अक्टूबर को कोयम्बटूर तमिलनाडु के 4 इंस्टीट्यूट्स को उड़ाने की धमकी दी गई। 10 अक्टूबर को तमिलनाडु में ही 2 स्कूल उड़ाने की धमकी दी गई। 4 अक्टूबर को 5 स्कूल तमिलनाडु में ही उड़ाने की धमकी दी गई। 4 अक्टूबर को 1 स्कूल तमिलनाडु में उड़ाने की धमकी दी गई। 2 अगस्त को नई दिल्ली में समरफील्ड स्कूल है, उसको बम से उड़ाने की धमकी दी गई। और 15 मई को कानपुर में 10 स्कूल बम से उड़ाने की धमकी दी गई। 13 मई 2024 को प्राइवेट स्कूल्स को उड़ाने की धमकी दी गई, लखनऊ में, जयपुर में, राजस्थान में। 6 मई 2024 को 7 स्कूल गुजरात अहमदाबाद में उड़ाने की धमकी दी गई। और 1 मई 2024 को डीपीएस द्वारका सहित तमाम स्कूलों को जहां छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं उनको भी उड़ाने की धमकी दी गई। ये सारी डिटेल मैं आपको दे दूंगा, इससे संबंधित जो न्यूज़ लिंक्स हैं वो भी आपको दे दूंगा। मैं ये पूछना चाहता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देश की सरकारें इस पूरे मसले पे खामोश क्यों हैं? आंतरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था दिल्ली से लेके एयरपोर्ट्स तक की मोदी जी के अधीन आती है, केंद्र सरकार के अधीन आती है। मैं पूछना चाहता हूं, ये खुलेआम अगर बम से जहाज़ों को उड़ाने की धमकी मिलेगी, फ्लाइट से कौन चलेगा? जहाज की यात्रा कौन करेगा? और गलती से भी एक भी घटना, ये धमकी अगर कहीं सच में बदल गई तो कितना बड़ा एक भय लोगों के मन में पैदा होगा, आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। हमने देखा है 26/11 में जहाज का उड़ना और उसके बाद की घटनाओं को, जिसकी साक्षी पूरी दुनिया रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मैं पूछना चाहता हूं, भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी से मैं पूछना चाहता हूं कि इस पूरे मसले पर आपकी सरकार ने अब तक क्या काम किया? सुरक्षा के लिए क्या क्या कदम उठाए गए? इन धमकियों को देने वाले लोग कौन हैं? उनका दुस्साहस कैसे इतना ज्यादा बढ़ गया है कि वो एयरलाइंस को उड़ाने की, जहाजों को उड़ाने की, यात्रियों को नुकसान पहुंचाने की धमकी दे रहे हैं, स्कूलों को उड़ाने की धमकी दे रहे हैं, मंदिरों को उड़ाने की धमकी दे रहे हैं।
वो कौन से आतंकी लोग हैं, वो कौन से लोग हैं जो देश के अंदर किसी बड़ी घटना को अंजाम देना चाहते हैं, इसके बारे में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह जी को सामने आकर स्पष्टीकरण देना चाहिए। और मैं फिर आगाह कर रहा हूं कि संसद के अंदर भी सुरक्षा की भारी चूक हो चुकी है, और अगर ऐसी कोई घटना, ऐसी कोई अनहोनी जो ये बम से उड़ाने की धमकियां मिल रही हैं, अगर एयरपोर्ट पे होती है, जहाज़ों में होती है, स्कूलों में होती है, मंदिरों में होती है, तो उसके लिए सीधे तौर पे भारत की सरकार जिम्मेदार और जवाबदेह होगी। मुझे इतनी बात कहनी थी। आपका कोई प्रश्न? प्रधानमंत्री ने आज आयुष्मान भारत योजना आपको आगे बढ़ाते हुए शुरू किया है। उन्होंने दिल्ली और बंगाल के लोगों से माफी मांगते हुए कहा कि वो योजना यहाँ लागू नहीं हो पाई है, इसके लिए वो क्षमा प्रार्थी। और उन्होंने कहा कि स्वार्थ की राजनीति के चलते ये हुआ है। पहली बात, आयुष्मान भारत योजना का सच जान लीजिए। आपके घर में फ्रिज है, आपको आयुष्मान भारत का लाभ नहीं मिलेगा। आपके पास बाइक है, आपको आयुष्मान भारत का लाभ नहीं मिलेगा। आपकी आमदनी 10,000 रुपये प्रति माह है, आपको आयुष्मान भारत का लाभ नहीं मिलेगा। दिल्ली के अंदर, दिल्ली में जहां की अगर हमने गलती से भी आयुष्मान भारत योजना लागू कर दी, एक भी व्यक्ति को आयुष्मान भारत योजना का लाभ नहीं मिलेगा। एक सिंगल व्यक्ति को आयुष्मान भारत योजना का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि जो आयुष्मान भारत योजना की शर्तें हैं वो तो इतनी कठिन शर्तें हैं कि किसी को लाभ मिल ही नहीं सकता। और आयुष्मान भारत का सच आपने देखा नहीं हरियाणा में क्या हुआ। मां एक जगह भर्ती है, डिलीवरी दूसरी जगह हो रही है। आयुष्मान भारत में कितना बड़ा फ्रॉड सरकारों ने किया है, अगर उसकी जांच हो जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चेहरा दिखाने की हैसियत नहीं होगी, हिम्मत नहीं होगी। पूरे देश के अंदर इतना घपला और घोटाला आयुष्मान भारत में हुआ है, बीजेपी की सरकारों ने किया है। उसके आंकड़े निकाल के देखिए, हरियाणा निकाल लीजिए, उत्तर प्रदेश निकाल लीजिए, निकाल के देखिए आप। तो इसलिए आलोचना करने के लिए आप कर सकते हैं। केजरीवाल जी की योजना के बारे में पता है, दिल्ली के अंदर अगर सरकारी अस्पतालों में 1 महीने से ज्यादा आपको डेट मिल जाए तो कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में ऑपरेशन करा लीजिए, खर्चा दिल्ली की सरकार उठाती है। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में योजना लागू की, फरिश्ते स्कीम। रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो छोड़ के भागो मत, उसको उठाइए, अस्पताल तक पहुंचाइए, 2,000 रुपये पहुंचाने का भी मिलेगा। और अगर उसके इलाज में 50 लाख भी खर्च होता है तो दिल्ली की सरकार देती है, आम आदमी पार्टी की सरकार देती है। हमारा मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, 200 तरह की जांच फ्री होती है, दवाएं मुफ्त में मिलती हैं। तो हमने हेल्थ सिस्टम को जितना बेहतर किया है दिल्ली में, उसकी तारीफ तो कोफी अन्नान जी ने किया था, जो अब इस दुनिया में नहीं है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव। न्यूयॉर्क टाइम्स में हमारे मोहल्ला क्लिनिक और स्कूल की चर्चा हो चुकी है। दुनिया के तमाम देश इस मॉडल को फॉलो करना चाहते हैं, और आप ड्रामा कर रहे हैं कि अरे हम माफी चाहते हैं, हम दिल्ली में आयुष्मान नहीं लागू कर पाए। अरे अपनी आयुष्मान की सच्चाई तो जानिए आप। संजय जी, हमने कांवड़ यात्रा के दौरान नेम प्लेट कंट्रोवर्सी देखी थी। दिल्ली के अंदर बीजेपी की काउंसलर ने नजफगढ़ मंडी के अंदर ये लागू करवा दिया है कि सभी रेडी पटरी वालों को अपना नाम उजागर करना होगा। मुझे इस संबंध में जानकारी नहीं है, और अभी आपने मुझे इसकी जानकारी दी है, मैं पता करके इस पे कुछ बोल सकता हूँ। सर, इसमें जो आपने सवाल उठाए सिक्योरिटी को लेके, क्या आपको लगता है कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री और एमएचए को सख्त कानून बनाने की जरूरत है? क्योंकि बी कैश के रूल्स को बदलने की बात कर रहे थे और नया लेजिस्लेशन लाने की बात कर रहे थे, लेकिन वो एग्जीक्यूट हुआ नहीं है अभी तक। मुझे लगता है सबसे पहले तो पता लगाया जाए कि ये इतनी सारी धमकियां एक साथ कहाँ से आ रही हैं। मंदिरों को, स्कूलों को, एयरपोर्ट को, हवाई जहाज को उड़ाने की धमकियां कहाँ से आ रही हैं, और उसका पता लगा के कोई कार्रवाई की जाए। अभी तक तो जो मेरी जानकारी है उसके हिसाब से
इस संबंध में, इतनी धमकियों के संबंध में कोई कार्रवाई या कोई व्यक्ति कौन है ये जो धमकियां दे रहा है, इसका पता नहीं चल पाया है। तो ये बहुत गंभीर बात है। तो कोई कॉन्स्पिरेसी आपको लग रही है, लार्जर कॉन्स्पिरेसी है इसके? निश्चित रूप से हो सकती है, क्योंकि जब आपको याद होगा, मैं नाम नहीं दोहराऊंगा, ऑन कैमरा आके एक शख्स ने संसद को उड़ाने की धमकी दी थी और तारीख भी लगभग उसने बता दी थी, और आप देखिए वो हुआ। संसद के अंदर कोई क्षति नहीं पहुंचाई, मतलब शारीरिक रूप से या कोई हानि पहुंचाने वाला बम नहीं फोड़ा, लेकिन वो अगर मान लीजिए वो बम होता तो क्या होता? आप दुनिया को क्या मुंह दिखाते? तो सुरक्षा में तो संसद के अंदर चूक हो चुकी है। अगर एक भी घटना किसी एयरपोर्ट पे हो गई, हवाई जहाज में हो गई, मंदिर में हो गई, स्कूल में हो गई जहां बच्चे पढ़ते हैं, क्या जवाब देंगे आप? ये सवाल है। ये सवाल जेपीसी से जुड़ा है। जेपीसी चेयरमैन चंद्रिका पाल ने सवाल खड़े किए जो दिल्ली सीएम का पत्र सार्वजनिक फ्लावर को लेकर, उसके क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि जेपीसी की अपनी एक मर्यादा है। जेपीसी की प्रोसीडिंग्स के बारे में बाहर कोई भी बातचीत नहीं की जा सकती है, और अगर आप बता रहे हैं कि चेयरमैन साहब ने कोई बात बाहर की है तो इसके बारे में कमेटी के अंदर पूछेंगे उनसे। मोहन भागवत ने भी